गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमने 12th का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज जनरेटर। अब 10th स्टैंडर्ड में हमने मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में सीख लिया है। तो मोटर और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सिंपल कंस्ट्रक्शन इसमें होता है कि दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ एक तरफ साउथ, और इसके अंदर कॉइल होता है, इसके अंदर कॉइल होता है जिसको नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अगर हम इसे एक्सटर्नल एजेंसी से घुमाते हैं, मीन्स हम फोर्स अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं इसको घुमाने के लिए, आर्मचर को घुमाने के लिए अगर टॉर्क अप्लाई करते हैं, ये घूमेगा कॉइल, तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज जनरेटर। और अगर हम इसको कॉइल को करंट देंगे तो ये घूमने लगेगा, इससे मोटर बनती। तो दोनों भी कंस्ट्रक्शन सेम है, दो मैग्नेट होते हैं, उसके अंदर कॉइल को घुमाया जाता है, ठीक है। लेकिन जनरेटर के लिए कॉइल को हम एक्सटर्नल एजेंसी से घुमाते हैं, बाहर से हम फोर्स अप्लाई करते हैं घुमाने के लिए। और जैसे ये घूमेगा तो ये क्या जनरेट करेगा? करंट जनरेट करेगा। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि कॉइल जब घूमता है, अब आपने देखा होगा कि हमारा कंसेप्ट कि अगर कॉइल को या वायर को, अगर हम वायर को कंसिडर करें, अगर वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसका लेंथ L है, और इसको मूव करते हैं, इसको क्या करते हैं? मूव करते हैं विथ वेलोसिटी v। अब ये शॉर्ट डायग्राम मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया। तो ये क्या करेगा? फ्लक्स को कट करेगा। फ्लक्स को क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा वायर के अंदर, BLV। ये कंसेप्ट हमने सीखा है कि जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है या मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ कितना होता है? E इज इक्वल टू BLV। तो यही कंसेप्ट हम अब लेने वाले हैं, फ्लक्स वाला कंसेप्ट अब लेने वाले हैं। फ्लक्स से हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब जनरेटर वर्क करना स्टार्ट कर, ठीक है। तो जनरेटर के बारे में सीखने वाले, तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आओ जनरेटर के बारे में देखते हैं। तो ये हमने जनरेटर का डायग्राम आपको यहाँ दिया गया है, देखो ये जनरेटर का डायग्राम है। हम एसी जनरेटर के बारे में सीख रहे हैं। तो ये दो मैग्नेट है, उसके अंदर कॉइल रखा है, और यहाँ कम्यूटेटर है, यहाँ क्या है? कम्यूटेटर है, ठीक है। तो चलो, जनरेटर, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ अ मोटर। मोटर और जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है, मैग्नेट उसके अंदर कॉइल, ओके। देन इन केस ऑफ आर्मचर इज टर्न बाय सम एक्सटर्नल टॉर्क, अगर मैं इस आर्मचर को एक्सटर्नल किसी टॉर्क से घुमाता हूं, बाहर की एजेंसी से मोटर लगा के घुमाता हूं या बाहर किसी भी एजेंसी से घुमाता हूं, तो क्या होगा? कंडक्टर वायर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड, ये घूमना स्टार्ट होगा। जैसे ये घूमेगा, यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो ये जैसे घूमेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? कट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करना स्टार्ट कर देगा वायर, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? E इज इक्वल टू BLV। उस ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? BLV। तो ये समझ में आ गया। तो ये ईएमएफ कहां आएगा? अक्रॉस द कम्यूटेटर, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। देन अब जो भी इंड्यूस ईएमएफ है, ईएमएफ जो इंड्यूस कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने जोर से उसे घुमा रहे, या रोटेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? रोटेशन पे। सो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मचर। आर्मचर को आप कितने तेजी से घुमाते हैं, उसके ऊपर ईएमएफ का वैल्यू डिपेंड करता है, या इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अगर हमें बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, ये मोटर जैसा है, दो मैग्नेट है, उसके अंदर आर्मचर है या कॉइल है, कम्यूटेटर लगा हुआ है, जितने जोर से हम इसे टॉर्क अप्लाई करके इसको घुमाएंगे, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब होता क्या है, जब हम इस कॉइल को घुमाते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ एक तरफ का वायर को कंसिडर करते हैं, सिर्फ एक वायर को कंसिडर करते हैं, ये वायर, ठीक है। ये वायर घूम रहा है, बाकी पूरा कॉइल छोड़ दो, सिर्फ एक ही वायर, एक तरफ वाला वायर, ऐसा एक वायर है, वो घूम रहा है दो मैग्नेट के बीच में। तो क्या होता है ये हम देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है देखो। नाउ फोर्स ऑन अ वन कंडक्टर ऑफ आर्मचर, सिर्फ एक साइड वाला वायर हमने लिया है, ओके। एक साइड वाला वायर हमने,
तो फर्स्ट पोजीशन, ये वाला पोजीशन देखो, नॉर्थ और साउथ है और वायर अपवर्ड मूव कर रहा है, वायर कहा जा रहा है अपवर्ड। तो पोजीशन 1, कंडक्टर मूव अपवर्ड्स, क्रॉस द लाइंस, ओके, क्रॉस द लाइंस ऑफ फोर्स, इंड्यूस द मैक्सिमम ईएमएफ। अब क्या हो रहा है, इसके बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पे एंड होती है, आपको पता है। और जब ये वायर मूव करेगा तो इस मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा, मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, कट करता जाएगा। तो जैसे ही ये कट करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो मैक्सिमम ईएमएफ होगा। वो क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, नॉर्थ टू साउथ। अब सेकेंड केस में देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वायर भी घूम रहा है, उसी डायरेक्शन में वायर भी घूम रहा है। ऊपर आ गया वायर, अब सीधा जा रहा है, अब क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल है। सो कंडक्टर मूव पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के पैरेलल में कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इस केस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो इस केस में ईएमएफ जीरो होता है। जब ये अपवर्ड जाता है एंगल 90 डिग्री, एंगल क्या होता है 90 डिग्री फील्ड के साथ, तो यहां मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब ये सेकेंड पोजीशन पे आता है, अब ये पैरेलल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ईएमएफ का वैल्यू जीरो होगा। नेक्स्ट अब नीचे जाएगा, वायर वापस नीचे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, वायर नीचे मूव कर रहा है। वंस अगेन मूव डाउन अक्रॉस द लाइन ऑफ फोर्स, द इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट टू कंडीशन 1, 1 के कंडीशन में अपोजिट मूव कर रहा है, अपवर्ड जा रहा था, ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो वापस ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। यहां पॉजिटिव होगा तो यहां निगेटिव होगा, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, देन वापस अगर नीचे ये मूव करता है फोर्थ कंडीशन में, तो ये पैरेलल होगा, तो वापस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में पॉजिटिव ईएमएफ आ गया, यहां जीरो आ गया और यहां निगेटिव ईएमएफ आया। अब इन सबको हम मिलाएंगे, अगर इन सबको हम मिलाएंगे सारे केसेस को, 1 2 3 केसेस को, तो हमें देखो इस तरह का जो फोर्थ नंबर का ग्राफ है, इस तरह से हमें ग्राफ मिल रहा है। ये क्या बना रहा है हमें, पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उसकी वजह से करंट भी इंड्यूस हुआ, देन डिक्रीज हुआ, ये पॉजिटिव करंट यहां आया, पॉजिटिव पिक, देन पैरेलल कंडीशन में जीरो हो गया, पैरेलल कंडीशन में जीरो। उसके बाद जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो वापस निगेटिव हाफ साइकिल आया, वापस निगेटिव हाफ साइकिल, वापस जीरो, वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो जैसे ये घूमेगा तो ये साइन वेव बनाएगा, क्या बनेगा, साइनोसॉइडल घूमेगा। ये कैसे बनेगा, साइनोसॉइडल घूमेगा। तो देखो ग्राफ 4 शोज द साइनोसॉइडली वेरिएशन ऑफ करंट, साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ करंट मींस करंट चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे ईएमएफ मैक्सिमम होगा, देन जीरो होगा, देन मिनिमम होगा मींस माइनस में जाएगा, देन मैक्सिमम। तो ये चलता रहेगा, ठीक है, जैसे जितना बार ये रोटेट होगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, करंट कितने फास्ट रोटेट हो रहा है। तो जैसे ही ये रोटेट होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, देन डाउनवर्ड मूव करेगा तो निगेटिव हाफ साइकिल, वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। तो कितना फास्ट हम उसको रोटेट कर रहे हैं, उसके ऊपर ये हमारा करंट की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। जो भी करंट बन रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का बनेगा, उसमें कितने साइकिल्स आएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी तेजी से उसको घुमा रहे हैं, या ओमेगा के वैल्यू पे डिपेंड करता है। किसके वैल्यू पे डिपेंड करता है, ओमेगा के वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब हम अगर ये घूम रहा है तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये हम देखते हैं। सपोज अब कॉइल का एरिया ए मान लेते हैं, सपोज एरिया ए, एरिया वेक्टर बोलेंगे, एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल है, उसको हम एरिया वेक्टर ए वेक्टर से दिखा सकते हैं। दूसरा B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर कॉइल रोटेट कर रहा है, जिसके अंदर
कॉइल रोटेट कर रहा है, सपोज n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ठीक है। तो पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा। तो जब कॉइल रोटेट होगा, जब कॉइल रोटेट होगा, उसको कट करेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कितना कट करेगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स हमने स्टडी किया है, पाई मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। बट थीटा अब हमें पता है ये घूम रहा है, बट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। आपको पता है रिलेशन, ओमेगा एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमने स्टडी किया है, तो थीटा की जगह हमने क्या डाल दिया, ओमेगा टी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया फ्लक्स। लेकिन जब कॉइल घूमेगा तो ये फ्लक्स चेंज होगा, ये फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस EMFs. So using Faraday's law, now coil is rotating in मैग्नेटिक फील्ड B। अब कॉइल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में B में रोटेट कर रहा है, देन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल इज माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये हो गया एक टर्न होगा, लेकिन हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n कैपिटल N है, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, EMF E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई का वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां से, तो हमारा डी फाई का वैल्यू क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस n डी बाई डी टी, और ये हमारा बी ए कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर अब कांस्टेंट बाहर निकाल लो, E इज इक्वल टू माइनस n बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। चलो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा बी एन ए, और ये होगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव वापस लेना होगा, तो यहाँ आएगा ओमेगा। तो E इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट टर्म हम आगे लेके आएंगे, ओके, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब साइन का वैल्यू अगर हम देखें, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, तो साइन का वैल्यू +1 से -1 तक जा सकता है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू +-1, तो मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर हम कहेंगे अगर ये वैल्यू हम पुट करेंगे, सो E इज इक्वल टू +-n बी ए ओमेगा, इसी को कहेंगे हम +-E0 मैक्सिमम EMF, इसी को कहेंगे हम क्या, मैक्सिमम EMF। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी,
और अगर हम ओमेगा को और फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखे तो ये होगा E इज इक्वल टू E0 साइन 2πft, वेर f इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। कितने जोर से हम इसको घुमा रहे हैं, कितने जोर से हम इसको घुमा रहे हैं, कितने साइकिल्स, तो नंबर ऑफ साइकिल, वेव के कितने साइकिल बन रहे उस रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडिया की बात करें, हमारा जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नियर अबाउट 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। तो कितने साइकिल बनते हैं एक सेकंड में? 50 साइकिल। तो हम कितने बार हम इसको घुमाते होंगे? 50 बार। ओके, तो आर्मचेयर कितने बार घूमता है एक सेकंड में? 50 टाइम्स। तो वो फ्रीक्वेंसी वाला करंट हमारे घर में आता है और इस ईएमएफ को प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना ईएमएफ हमारा फॉर्मूला हम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो अब वेव समझ में आया? देखो अब इस फॉर्मूला से हम वेव बनाते हैं। हमने कौन सा फॉर्मूला दिया है? हमने फॉर्मूला क्या लिया? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो साइन का वैल्यू हमें पता है, अगर ओमेगा टी या थीटा का वैल्यू 0, 90, 180, 270, 360 ऐसा हम लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी, साइन 0 0, 90, 1 0, -1 0, ये हमें पता है। अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें वेव मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? वेव मिलेगा। अगर हम ईएमएफ या करंट देखते, ईएमएफ या करंट मिलेंगे तो करंट क्या होगा? पहले 0 पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम होता जाएगा, ईएमएफ मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, देन मिनिमम, देन मैक्सिमम। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। +1 -1 +1 -1 +1, देन -1 +1 -1, इस तरह से करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बदलता रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। और ये साइनोसाइडल वेव मिलेगी। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ओमेगा के ऊपर, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2πf, 2πf। तो ये होता है जनरेटर का कंसेप्ट। और ये जो इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है, क्योंकि एसी करंट में हम जो भी पोटेंशियल देने वाले हैं, क्योंकि ये एसी करंट है, इसे क्या कहते हैं? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। क्यों अल्टरनेटिंग कहते हैं? अल्टरनेटिंग क्योंकि एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, तो इसकी पोलैरिटी हर बार चेंज हो रही है। पोलैरिटी क्या हो रही है? हर बार चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो ये एक डायरेक्शन वाला करंट नहीं है, बाय डायरेक्शनल करंट है। ये क्या है? बाय डायरेक्शनल करंट। इसलिए इसे कहा जाता है एसी करंट। क्या कहा जाता है? एसी करंट। दूसरा करंट आपको पता है, डायरेक्ट करंट, डीसी, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट क्या होता है? जैसे कि आपने बैटरी ले लिया, बैटरी को एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। जब आप कनेक्ट करते हो तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये एक ही डायरेक्शन वाला करंट है, इसे कहा जाता है डीसी। क्या कहा जाता है? डीसी, डायरेक्ट करंट। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव पे एंड होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव होगा, हर बार पोलैरिटी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। ओके, तो हमारे घर में जो करंट आता है वो एसी। ओके, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट के लिए हम करंट यूज करते हैं, लाइक मोबाइल फोन या बैटरी, जहां भी लगाते हैं वो डीसी करंट अप्लाई करता है। वो क्या देता है? डीसी करंट। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अल्टरनेटिंग करंट को फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंडिया में, इस फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा, या कितनी बार उस आर्मचेयर को आप घुमा रहे हैं इसके लिए। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो इक्वेशन है हमारा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अभी एसी ईएमएफ को फाइंड आउट किया है, या एसी करंट, एसी ईएमएफ का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में जब भी हम सप्लाई देंगे तो ये वैल्यू देंगे, इतना ईएमएफ देंगे उस सर्किट को। तो इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी सर्किट को, इसलिए इसको याद रखना है। ये कहाँ से आया पता चला? इसमें हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया, देन बेसिक फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया। पहले फ्लक्स फाइंड आउट किया, देन फ्लक्स को फैराडे लॉ को अप्लाई किया, उससे हमने डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद हमें क्या मिला? ईएमएफ मिला। ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होता रहता है अकॉर्डिंग टू साइन, इसलिए इस वेव को कहते हैं साइनोसॉइडल वेव, क्योंकि ये साइन के हिसाब से चेंज होता है, इसलिए इस वेव को क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल वेव। एक बार 0, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये जनरेटर का कंसेप्ट है, इसको याद रखो। जनरेटर के जनरेटर लिखने के लिए देखो हमने क्या स्टडी किया। जनरेटर का डायग्राम था हमारे पास, ये सिंपली हमने जनरेटर स्टार्ट किया, देन हमें ये इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है,
ये हमने इक्वेशन लिखना है और उसके बाद ये इक्वेशन बनाना है, ये इक्वेशन हमें बनाना है, ठीक है। ये हो गया साइन वेव। तो इतना सा हमें इंट्रोडक्शन करना है। तो यहाँ अब हमारा लेक्चर हम एंड करते हैं।